हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक सेंटेंस में एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है। एडवर्ब की पोजीशन से मेरा मतलब है कि एक एडवर्ब को हमें सेंटेंस में कहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। एडवर्ब की पोजीशन के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एडवर्ब की पोजीशन के ऊपर कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लेते हैं इनफ को। देखिए, इनफ जो वर्ड होता है इसको हम सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं और एडवर्ब की तरह भी यूज करते हैं। जब हम इनफ को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो इसको हम नाउन के साथ यूज करते हैं, और जब हम इनफ को एज एन एडवर्ब यूज करते हैं तो इसको हम एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं। तो कुल मिला के इनफ एक ऐसा शब्द होता है जिसको हम नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं और एडजेक्टिव के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो जब हम इनफ को नाउन के साथ यूज़ करेंगे तो इसको हम नाउन से पहले रखते हैं, और जब इनफ को हम एडजेक्टिव के साथ यूज़ करते हैं तो इसको हम एडजेक्टिव के बाद रखते हैं। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इस चीज़ को समझते हैं, जैसे ही इज़ रिच इनफ टू बाई ए कार। अब यहाँ पे इनफ को एडजेक्टिव के साथ यूज़ किया गया है। एडजेक्टिव कहाँ पे है? ये रिच एडजेक्टिव है। तो इनफ को यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ यूज़ किया गया है तो इसको इस एडजेक्टिव के बाद रखा गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देर इज़ इनफ मिल्क इन द जग। यहाँ पे इनफ को नाउन के साथ यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो मिल्क है ये नाउन है। तो जब हम नाउन के साथ इनफ को यूज़ करते हैं तो इसको उस नाउन से पहले रखा जाता है। तो यहाँ पर ये इनफ नाउन से पहले है। नेक्स्ट देखिए, सी इज़ ओल्ड इनफ टू अर्न ए लिविंग। तो यहाँ पे जो इनफ है ये एडजेक्टिव के साथ यूज़ किया गया है। यहाँ पे ओल्ड एडजेक्टिव है तो इसको एडजेक्टिव के बाद रखा गया है। नेक्स्ट है ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी। तो यहाँ पे इनफ को एडजेक्टिव काइंड के साथ रखा गया है। तो जब भी हम इनफ को एडजेक्टिव के साथ यूज़ करते हैं तो इसको हम एडजेक्टिव के बाद यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये काइंड के बाद यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है आई हैव बोट इनफ एग्स। तो यहाँ पे एग्स जो है नाउन है। अब नाउन के साथ इनफ को जब हम यूज़ करते हैं तो इनफ को हम उस नाउन से पहले रखते हैं। तो यहाँ पर इनफ को इस नाउन से पहले रखा गया है। नेक्स्ट है आई डिड नॉट हैव इनफ टाइम टू राइट द टेस्ट। तो यहाँ पे इनफ को नाउन के साथ यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये टाइम नाउन है तो इस नाउन से पहले इनफ को यहाँ पे रखा गया है। तो जब भी हम इनफ को नाउन के साथ यूज़ करते हैं तो इनफ को नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है, और जब हम इनफ को एडजेक्टिव के साथ यूज़ करते हैं तो इसको एडजेक्टिव के बाद यूज़ किया जाता है। तो जैसे इस एग्जाम्पल में इनफ को रिच के साथ यूज़ किया गया है। रिच यहाँ पे एडजेक्टिव है तो इसको रिच के बाद रखा गया है। इस एग्जाम्पल में इनफ को मिल्क के साथ यूज़ किया गया है। मिल्क यहाँ पे नाउन है तो इसको मिल्क से पहले रखा गया है। इस एग्जाम्पल में इनफ को ओल्ड के साथ यूज़ किया गया है। ओल्ड एडजेक्टिव है तो इस एडजेक्टिव के बाद इनफ को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे इनफ को काइंड के साथ यूज़ किया गया है। काइंड यहाँ पे एडजेक्टिव है तो क्योंकि इनफ को जब हम एडजेक्टिव के साथ यूज़ करते हैं तो इसको एडजेक्टिव के बाद रखते हैं, तो यहाँ इसके बाद इसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है इनफ को इस एग के साथ यूज़ किया गया है। तो एग यहाँ पे नाउन है तो इसको नाउन से पहले यूज़ किया गया है। और लास्ट एग्जाम्पल में जो इनफ है इसको टाइम के लिए यूज़ किया गया है। तो टाइम यहाँ पे नाउन है तो इसको नाउन के पहले रखा गया है। तो इस प्रकार से जब भी हम इनफ को एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए यूज़ करते हैं तो ये एडजेक्टिव होता है, और ऐसे में हम इनफ को नाउन से पहले यूज़ करते हैं। और अगर हम इनफ को एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए यूज़ करते हैं तो ये एडवर्ब होता है, और ऐसे में हम इस इनफ को एडजेक्टिव के बाद यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से जो इनफ होता है इसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं और एडवर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। जब ये एडजेक्टिव होता है तो ये किसी न किसी नाउन की विशेषता बता रहा होता है, और ऐसे में इनफ को उस नाउन से पहले रखा जाता है। और अगर ये एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है तो ये किसी न किसी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा होता है, तो और ऐसे में हम इसको उस एडजेक्टिव के बाद यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से इनफ को यूज़ करते समय आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लास्ट के वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब भी हम एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, जब भी हम इन तीनों प्रकार की एडवर्ब्स को किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो मोस्टली तीनों प्रकार की एडवर्ब सेंटेंस के लास्ट में यूज़ की जाती है। होता क्या है कि अगर हम इन एडवर्ब्स में से किसी एडवर्ब को अगर किसी ऐसे सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं जिनमें वर्ब इंट्रांजिटिव है,
जिनमें वर्ब इंट्रांजिटिव है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद इन एडवर्ब्स को यूज़ किया जाता है। और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है, अगर हम इनको किसी ऐसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं जिसमें वर्ब ट्रांजिटिव है, तो क्योंकि वर्ब ट्रांजिटिव होती है उसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी मिलता है, तो इन वर्ब्स, ये जो एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर या प्लेस या टाइम, तो इनमें से किसी को भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट के बाद हम ऐसी एडवर्ब को यूज़ करते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, किसी भी इन एडवर्ब्स में से किसी भी एडवर्ब को अगर हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो मोस्टली वो सेंटेंस के लास्ट में ही यूज़ होते हैं। तो अगर हमें किसी सेंटेंस में इन तीनों एडवर्ब्स को यूज़ करना पड़ जाए तो इन एडवर्ब्स का ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर होगा इनका MPT। मीन्स यहाँ पर M स्टैंड करता है, M का मतलब है एडवर्ब ऑफ मैनर, P का मतलब है एडवर्ब ऑफ प्लेस और T का मतलब है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इनका ऑर्डर यही होता है, ठीक है ना। अगर हमें किसी सेंटेंस में तीनों ही एडवर्ब्स को एक साथ यूज़ करना पड़ जाए तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद यूज़ करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस और उसके बाद लास्ट में यूज़ करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अगर हम इनका ऑर्डर अगर डिस्टर्ब कर देंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सी सेइंग ब्यूटीफुली एट द फंक्शन येस्टरडे। अब यहाँ पे ब्यूटीफुली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। उसके बाद एट द फंक्शन एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर था, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और लास्ट में देखिए येस्टरडे, तो येस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इस प्रकार से इनका ऑर्डर क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर हम इस सेंटेंस को किसी और तरह से लिखते हैं, जैसे अगर मैं इस सेंटेंस को लिखता हूँ सी सेइंग एट द फंक्शन येस्टरडे ब्यूटीफुली, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर मैं इस सेंटेंस को लिखता हूँ तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो एडवर्ब है इनका जो ऑर्डर है ये यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया है। हमें यूज़ करना था एडवर्ब ऑफ मैनर को सबसे पहले, लेकिन हमने यूज़ कर दिया एडवर्ब ऑफ प्लेस। पहले हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज़ कर दिया, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ कर दिया और लास्ट में हमने एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ किया है। तो ये यहाँ पे जो ऑर्डर है ये यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया है। तो जब भी हम किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, इन सभी एडवर्ब्स को एक साथ अगर यूज़ करेंगे तो इनका ऑर्डर MPT, मतलब सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ करेंगे, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज़ करेंगे, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ करेंगे। चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, पुट द बटर इन द फ्रिज एट वंस। तो यहाँ पे पुट द बटर, तो ये यहाँ पे वर्ब हो गई, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, और ये यहाँ पे एडवर्ब्स हैं। तो यहाँ पे इन द फ्रिज जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मतलब बटर को रख दो, कहाँ पर रख दो? इन द फ्रिज, तो ये वेयर का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यहाँ पे कब रख दो? ये व्हेन का रिप्लाई है, तो ये एट वंस यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे इन द फ्रिज एडवर्ब ऑफ प्लेस है और एट वंस जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, मिसिंग है, तो इसलिए हमने यूज़ नहीं किया। तो हमेशा हमारा ऑर्डर रहना चाहिए यही MPT। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर मान लीजिए एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस सबसे पहले, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस तरह से ऑर्डर हमें यही फॉलो करना है जब भी हम इन एडवर्ब्स को एक साथ किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तब। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, दे क्रॉस्ड द रिवर ब्रेवली येस्टरडे। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये यहाँ पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एडवर्ब्स हैं। तो दे क्रॉस्ड द रिवर, उन्होंने रिवर को क्रॉस किया, कैसे किया? ब्रेवली, ये हाउ का रिप्लाई है। तो हाउ का रिप्लाई कैसी एडवर्ब होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये ब्रेवली एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। यहाँ पे येस्टरडे, येस्टरडे का मतलब कब किया उन्होंने नदी को पार, नदी को क्रॉस कब किया? तो ये व्हेन का रिप्लाई है। तो ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे येस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम होगा और ये जो ऑर्डर है ये कैसा है? सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया है? एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस इस सेंटेंस में मिसिंग है तो हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस को नहीं लिया है, नहीं लिखा है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर जो है ये जस्टिफाइड है, ठीक है। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर है, उसके बाद टाइम है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, लेट अस गो टू बेड अर्ली।
तो यहाँ पे लेट अस गो, आओ चलते हैं। कहाँ चलते हैं? टू बेड, तो टू बेड हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस क्योंकि वेयर का रिप्लाई है। लेट अस गो वेयर, टू बेड। और अर्ली जो है ये व्हेन का रिप्लाई है कि लेट अस गो टू बेड, आओ सोने चलें। कब चलें? तो ये जो व्हेन है इसका रिप्लाई है अर्ली, तो ये अर्ली एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे टू बेड एडवर्ब ऑफ प्लेस है और अर्ली एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है वो मिसिंग है, नहीं लिखा गया है, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो हो गया MPT, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर तो हमने लिखा नहीं है, इसमें है नहीं सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, तो हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस सबसे पहले लिखा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा। तो इस प्रकार अगर किसी सेंटेंस में आप एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम को एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो इनका ऑर्डर आपको स्ट्रिक्टली यही फॉलो करना है। उसके बाद आता है अगर आप किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ कर रहे हैं तो इनका ऑर्डर ये होगा। सबसे पहले यूज़ करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और लास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही कम्स हेयर ट्वाइस इन ए वीक। तो ही कम्स वह आता है, ये हेयर वेयर का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। उसके बाद कितनी बार आता है, तो ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है ये शब्द कि 2 बार आता है, तो ये हाउ मैनी टाइम्स का रिप्लाई है, मतलब हाउ ऑफन का रिप्लाई है। तो ये यहाँ पे कैसी एडवर्ब हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और कब आता है? इन ए वीक, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये व्हेन का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया है? हेयर। हेयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद ट्वाइस यूज़ किया, ट्वाइस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और ये इन ए वीक जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये ऑर्डर सही यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है, सही मेंटेन रखा गया है ऑर्डर को। सबसे पहले हमने यूज़ किया एडवर्ब ऑफ, ये वेयर का रिप्लाई है हेयर, तो सबसे पहले क्या यूज़ किया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद ट्वाइस फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद इन ए वीक एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जब भी हम किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम तीनों को एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो ऑर्डर हमारा क्या होगा? ये PFT, मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस सबसे पहले, उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद आता है कि अगर हम एडवर्ब ऑफ मैनर को किसी पैसिव स्ट्रक्चर में यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम पास्ट पार्टिसिपल्स के बाद भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम पास्ट पार्टिसिपल से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, माय वर्क हैज़ बीन डन कम्प्लीटली। तो यहाँ पे कम्प्लीटली एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है ये डन यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, तो इसको पास्ट पार्टिसिपल के बाद यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, माय वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटली डन। तो यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसको पास्ट पार्टिसिपल से पहले यूज़ किया गया है और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो जब भी हम एडवर्ब ऑफ मैनर को किसी पैसिव स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं तो इसको पास्ट पार्टिसिपल से पहले भी यूज़ कर सकते हैं और पास्ट पार्टिसिपल के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, वर्ब, प्रीपोजिशन और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो और हमें उस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज़ करना है। तो ऐसे में हम एडवर्ब ऑफ मैनर को आफ्टर द वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और आफ्टर द ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ही लाफ्ड एट हिम, और दूसरा एग्जांपल है, शी लुक्ड एट हिम। तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, ये वर्ब है, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यही स्ट्रक्चर था हमारे पास, वर्ब, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। यही यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। ये यहाँ पे हमारे पास वर्ब है, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी लुक्ड एट हिम। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है और ये यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब इन सेंटेंसेस में क्या करना है, हमें पहले सेंटेंस में तो लविंगली एडवर्ब यूज़ करना है जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, और सेकंड सेंटेंस में एंग्रीली एडवर्ब यूज़ करना है जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर ही है। तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है और उसमें हमें किसी एडवर्ब ऑफ मैनर को इंक्लूड करना है, एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ करना है, तो हम वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम पहले एग्जाम्पल को लें, इस एग्जाम्पल को अगर लें तो देखिए, ही लाफ्ड लविंगली एट हिम।
तो हमने ये जो लविंगली एडवर्ब है इस सेंटेंस में जब ली, हमने इस सेंटेंस में लिखी, तो हमने इसको वर्ब के बाद यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा भी था कि हम इसको आफ्टर द वर्ब यूज़ कर सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही लाफ्ड एट हिम लविंगली। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना है, एट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये, तो इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के बाद भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये जो दूसरा एग्जाम्पल था सी लुक्ड एट हिम, तो इसमें हमें एंग्रीली एडवर्ब को शामिल करना है। तो देखिए हम एंग्रीली एडवर्ब को कहाँ लिख सकते हैं, आफ्टर द वर्ब। तो यहाँ पे लुक्ड वर्ब थी, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए लुक्ड यहाँ पे वर्ब है, तो इसके बाद हमने इसको यूज़ किया एंग्रीली, और उसके बाद हम इसको ऑब्जेक्ट के, जो कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में हमने इसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है हिम, इसके बाद भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इसको। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें ये स्ट्रक्चर हो, वर्ब, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो और एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ऐसे सेंटेंस में यूज़ करनी है, तो हम उस एडवर्ब ऑफ मैनर को सेंटेंस की जो मेन वर्ब है इसके बाद भी यूज़ कर सकते हैं, और जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के बाद भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने इन दोनों एग्जाम्पल्स में ये चीज़ देखी है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है कि वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कोई रिलेटिव क्लॉज है, और वो रिलेटिव क्लॉज हु, विच या दैट से शुरू हो रही है, तो हम उस सेंटेंस में अगर एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, तो उसको हम जस्ट आफ्टर द वर्ब यूज़ करेंगे, मतलब वर्ब के ठीक बाद उसको हम यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही लुक्ड सस्पिशियसली एट एवरीवन हु गोट ऑफ द प्लेन। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ये यहाँ पे वर्ब है, और ये यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है ये, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये उसके बाद रिलेटिव क्लॉज यूज़ कर रखी है, और ये रिलेटिव क्लॉज हु से शुरू हो रही है, ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, तो हमारे पास कंडीशन क्या थी कि कोई ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जिसमें वर्ब हो, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन हो, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हो, और ऑब्जेक्ट के बाद एक रिलेटिव क्लॉज हो, और रिलेटिव क्लॉज किससे शुरू होनी चाहिए, हु से, विच से, या व्हाट से, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन थी। तो ये इस सेंटेंस में कहाँ पर है, देखिए ये लुक्ड वर्ब हो गई, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गई, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, और ये यहाँ पे क्लॉज हो गई हमारी रिलेटिव क्लॉज, और किससे शुरू है, ये हु से शुरू है। तो हमें एडवर्ब, अगर इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर को हमें इस सेंटेंस में लिखना हो तो हम कहाँ लिखेंगे, जस्ट आफ्टर द वर्ब, जस्ट आफ्टर द वर्ब। तो वर्ब कहाँ पे है, लुक्ड, तो इसके ठीक बाद ये एडवर्ब हमें लिखनी पड़ेगी। तो कैसा लगे वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।